Hello, dear students. It's Kiran, your teacher. Today we are going to know about French Revolution History, Chapter 1. Yes, dear. इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस मैं वैसे ही आपको बता दूं कि ये चैप्टर जो है आपके लिए 10th में भी यूज़फुल होगा, क्योंकि 10th में इसकी आगे की स्टोरी आपको बताई जाएगी, तो आप कंफ्यूज होगे। सो इस चैप्टर को आप ध्यान से वैसे ही चेक कर लेना। ऐसा बहुत कम होता है कि 9th और 10th दोनों में कॉमन सी चीज़ है, बट हाँ, एसएसटी में बहुत सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि या लगना चाहिए कि वो आपने स्टैंडर्ड 9th में ही पढ़ा है और उसी के आगे की थोड़ी सी चीज़ आप 10th में देख रहे हैं। तो हिस्ट्री के इस चैप्टर के लिए खासकर बता रही हूँ, हर चैप्टर में तो ऐसा नहीं है। सो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि इस चैप्टर में जो चीज़ें हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। आप ऐसा मत समझना कि ये बोरिंग चैप्टर है। और दूसरी बात कि यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको 5 to 6 क्वेश्चन दे रही हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन उस क्वेश्चन आंसर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बुक में आप देखना शुरू करो और अपने पास जो बुक आपने रखे हुए हैं उसे भी आप एक बार खोलकर पढ़ना। मैं सिर्फ कुछ पॉइंट्स आपको दिखा देती हूँ। इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो आपने देखा कि ये घटना शुरू कब हुई, और एक चीज़ कि ये जो फर्स्ट पेज है ना, यहाँ पर आपको आप देख रहे हो एक डेट दिया गया है 14 जुलाई 1789। और जब पेज में जैसे जैसे इस चैप्टर में आप आगे बढ़ोगे ना, वहाँ पर ये जो ईयर है वो रिड्यूस होता हुआ आपको दिखेगा। तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कुछ वैसे मूवीज़ में आप देखते हो ना कि बाद की घटना पहले दिखाई गई और फिर वो आदमी या वो कैरेक्टर जो है वो पीछे की घटना बता रहा है कि पहले क्या हुआ था, फिर कैसे वो इस कंडीशन पे पहुंचा। तो लाइक कुछ वैसे ही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी खामी मेरे हिसाब से हिस्ट्री के बुक की ये है कि किसी भी टॉपिक को फुली कंप्लीट नहीं किया गया है। दैट मीन आपको ये टॉपिक आज मैं यहाँ तक पढ़ा रही हूँ, नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको 1774 से पढ़ाऊँगी। यहाँ पर आपको 1789 आपको दिख रहा है, तो पीछे की घटना आपको देखनी है। और इंटरेस्टिंग चीज़ से हटकर ये है ना कि घटना को बहुत कंप्लीट नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना है और आपको इतने ईयर्स की घटना को आपको एक चैप्टर के रूप में देना है, तो सारी की सारी स्टोरी को लाइन बाय लाइन नहीं दिया गया है। ये आपका काम है कि आप रिलेट करें, और हम टीचर्स भी यही कोशिश करते हैं कि आपको लिंक दे सकें कि वो किस घटना को रिलेट करता हुआ जा रहा है। तो मैं ये हमेशा कोशिश करती हूँ और क्लासरूम में भी ऐसे ही पढ़ाती हूँ। टॉपिक पढ़ाया और टॉपिक के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, तो आज भी यही करूँगी। आज का ये पहला सेशन है हिस्ट्री का। सो आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने आपको दिखा ही दिया, ये 14 जुलाई 1789 की घटना है। और ये घटना दैट मीन फ्रांस में जो क्रांति शुरू हुई थी, तो ये दिन था 14 जुलाई 1789। और ये जो वक्त था ये पेरिस में घटना थी। हुआ क्या था यहाँ पर आप देखो कि ये जो वक्त था, इस दौरान एक अलार्मिंग सिचुएशन आ गई थी, क्योंकि क्या देखा, किंग, यहाँ पर सिर्फ किंग दिया गया है। किंग कौन से हैं, तो लुईस 16। यस। तो उन्होंने एक ऑर्डर दिया था, उन्होंने कमांड किया अपने सेना को कि वो जो है शहर में जाएं। तो अब कुछ वैसे समझो कि शहर में सुबह का वक्त है, पेरिस ये जगह है जहाँ पर ये घटना घटी है फ्रांस में। तो वहाँ पर सुबह का वक्त है, लोग शहर में घूम रहे हैं। होता है ना मॉर्निंग के टाइम पे कोई चाय पी रहा है, कोई अपने सलून में बैठा हुआ है, तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। और अचानक से वहाँ पर वो क्या देखते हैं कि किंग के जो कमांडर्स होते हैं वो आ जाते हैं। तो आते हैं, केवल उन्होंने उस वक्त कुछ भी नहीं किया। उसी दौरान एक रूमर उड़ता है। रूमर क्या, कि एक रूमर फैलता है ना, रूमर दैट मीन अफवाह। ठीक है, अफवाह क्या फैल जाती है कि जो राजा हैं वो जो अपने सैनिकों को उन्होंने क्यों भेजा है कि वो आम जनता पर अटैक करें, हमला करें। थिंक अबाउट इट, ऐसा कुछ किया नहीं। बस ये वो दिन है 14 जुलाई 1789 का वो दिन है, जिस समय पेरिस का ये सुबह का वक्त है। और उस समय जो है सेना के कुछ लोग घुड़सवार आते हैं। तो आम जनता जो है वो उनके बीच में एक रूमर फैल जाता है। उनके सेना ने कुछ भी ऐसा किया नहीं था, लेकिन वो रूमर जब फैल जाता है, तो पता है रूमर क्या फैलता है। रूमर ये फैलता है कि राजा ने ऑर्डर दिया है आम जनता पे फायर करने के लिए। ठीक है, ये वाला ये देखना, यहाँ पे फायर करने के लिए ऑर्डर दिया है। तो बस ये सोच कर, फायर किया नहीं गया, ये सोच कर ही केवल जो है वहाँ पे मौजूद लगभग 7,000 जो मेन एंड वुमेन थे, वो एक टाउन हॉल में जमा होते हैं। ठीक है, ये टाउन हॉल में जमा होते हैं, गैदर होते हैं, और क्या करने के लिए, मिलिटिया बनाने के लिए, यानी आम आदमियों का जो है फौजियों का समूह
समूह बनाने के लिए जमा होते हैं। एंड देन जो है उसमें ये सारे लोग जब जमा होते हैं तो पता है वहाँ पर वो क्या क्या डिसाइड करते हैं? वो ये डिसाइड करते हैं कि वो एक तरह से गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को क्या करने वाले हैं? लूटने वाले हैं। उनके हथियारों को क्या करने वाले हैं? लूटने वाले हैं। फाइनली क्या होता है कि ये जो है ग्रुप के लोग हैं, ये लोग इतना ज़्यादा एक तरीके से शैतानी ही कहो, लेकिन शैतानी इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि मैं तो आगे की स्टोरी भी जानती हूँ, तो एक्चुअली ये बेचारे बड़े दुखी थे, इसलिए इनके दिमाग में ये सारी बातें आई थी। लेकिन आप तो यहाँ ऐसे ही समझो तभी स्टोरी का मज़ा आएगा आपको। तो ये जो आम आदमी के समूह थे, क्योंकि इनको क्या पता चला कि इनको ऐसा लगा कि राजा ने अपने सेना को क्यों भेजा है कि वो आम आदमी पर अटैक करें, बट अभी राजा ने ऐसा कुछ अटैक करने के लिए भेजा नहीं था, ये सिर्फ एक रूमर था। इसी के बिहाफ पर शहर में जो लगभग 7,000 मेन एंड वुमेन मिलकर एक मिलिटिया बनाते हैं, यानी आम आदमियों का जो आम फौजियों का समूह बनाते। बट समूह बनाएंगे कैसे? उनके पास तो कोई हथियार थे ही नहीं। इसके लिए इन्होंने क्या किया? गवर्नमेंट ऑफिसेज को, बिल्डिंग्स को लूटना तोड़ना शुरू किया। अब देखो क्या करते हैं वो। फाइनली ये ग्रुप जो है ये पहुंच जाते हैं, कुछ 100 लोग मिलकर एक जेल पहुंचते हैं, और उस जेल में जो है एक तरीके से ये है उस जेल का, ठीक है, फोर्ट्रेस प्रिजन एट बेस्ली, बेस्ली जगह। यस, और मैं जगह जगह जो होंगे उनको अंडरलाइन करवाऊंगी, और ये बता देना ज़रूरी है कि हिस्ट्री में मैप्स भी होते हैं। तो मैप्स में क्या होंगे इस चैप्टर से? तो यही होगा जो मैंने अभी एक बेस्ली का नाम बताया ना, कुछ प्लेसेस हैं फ्रांस के मैप में, उनको जैसे वो जगह अंडरलाइन किया होगा ना, आपको बताना होगा कि कौन सा वो प्लेस है। तो एक जगह का नाम मैंने अभी आपको बताया, मैप में आपको दिखाऊंगी। मैप बहुत आगे है अभी, आई थिंक पेज नंबर 9 पे आपको मिल जाएगा शायद, एग्जैक्ट मुझे अभी एकदम याद नहीं है। तो वहाँ पे मैं बताऊँगी जब वहाँ तक पहुँचेंगे। अभी तो आप कुछ ऐसा ही समझो कि ये जो लोग थे 7,000 लोगों के समूह, इनके पास हथियार नहीं थे। इन्होंने हथियार लेने के लिए क्या किया कि जो फोर्ट्रेस प्रिजन था उस पे जाके इन्होंने एक तरह से हमला कर दिया, होर्डेड किया। और जानते हो आगे की स्टोरी में एकदम लाइन बाय लाइन तो नहीं बता रही हूँ, पर मैं आपको समझा देती हूँ, आप पढ़ ज़रूर लेना, और इसी से रिलेटेड चीज़ मैं आपको बताऊँगी। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर हमला किया, और हमला ही करके इतना ही कुछ नहीं किया, उन्होंने वहाँ के कमांडर को मार डाला। वहाँ पे लगभग 7 कैदी थे, उनको प्रिजनर्स थे, उनको उन्होंने, यहाँ पर आप देखो, उनके 7 प्रिजनर्स को उन्होंने रिलीज़ कर डाला। और उसके बाद उनके जो हथियार हथियार थे वो लूट लिया, और खाली लूटा ही नहीं, वो जो प्रिजन था, वो जो किला था, उसको उन्होंने तोड़ फोड़ डाला, और जो उनके जो ईंट पत्थर थे, स्टोन थे, उन सबको ना शहरों में ले जाकर बेच दिया। किन्होंने खरीदा उन सामान को? तो वो लोग जिनको होता है ना कि ऐसी चीज़ों को रखने का शौक है, तो वो वैसे लोगों ने उन चीज़ों को खरीदा भी। तो यहाँ से यहाँ तक स्टोरी पढ़ोगे तो कुछ वैसा ही मिलेगा आपको। ये स्टोरी यानी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई वो यहाँ से हुई। लेकिन भाई ऐसा क्यों हुआ? क्यों आम आदमी के भीतर ये फीलिंग आई कि राजा जो है उन्हें मरवाने के लिए सेना का झुंड भेज रहा है? क्यों उनके भीतर ऐसी फीलिंग आई? तो ये स्टोरी पढ़नी है। अब ये स्टोरी पढ़नी है, इससे पहले मैं थोड़ी सी चीज़ आपको, एक चीज़ और दिखा दूँ। अब चलूँ क्वेश्चन आंसर की तरफ, फिर मैं लेकर आती हूँ आपको। यस जी, आप देख रहे हो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ऑलमोस्ट मैंने आपका 8 मिनट्स ले लिया है। बहुत ज़रूरी है, हिस्ट्री में अगर ऐसे नहीं पढ़ाऊँगी तो आपको मैं समझा नहीं पाऊँगी। सो आप देखना शुरू करो यहाँ से क्वेश्चन आंसर्स। अभी कुछ चैप्टर पे, आई मीन कुछ पेजेस पे और भी ले जाने की कोशिश करूँगी, देखती हूँ कहाँ तक जाती हूँ। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जो मैंने अभी आपको टॉपिक पढ़ाया ना उसी से रिलेटेड। डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस लीडिंग द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। यानी फ्रांस में जो आउटब्रेक हुआ, एक तरह से फूट पड़ा क्रांतिकारियों का गुस्सा। क्रांतिकारियों का गुस्सा भी मैंने बताया ना कि 7,000 जो मेल एंड फीमेल थे वो लोग जो है एक तरह से मिलकर उन्होंने एक मिलिटिया बनाया, और टूट पड़े एक किले में जाकर, और वहाँ से हथियारों को लूटा, वहाँ के कैदियों को आज़ाद किया, कमांडर को मार दिया। तो ये सारी घटना हुई। तो एक्चुअली घटना तो रूमर से उड़ी थी, राइट? तो यहाँ पर मैं बता दूं क्वेश्चन क्या पूछता है कि कौन सी वो परिस्थिति थी जिस वजह से वहाँ पर जो है प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। फ्रांस में जो ये क्रांति शुरू हुई थी, एक तरह से वो जो लोगों की, आम जनता ने जो जिस तरह से युद्ध शुरू किया था, वो क्यों हुआ था? जैसे मैंने पूछा आपको बताने के दौरान कि आखिर इतना क्या था, मतलब आम जनता को क्यों ऐसा लगा कि राजा उन्हें मारने के लिए भिजवा रहे हैं अपने सैनिकों को।
तो आप देखिए ये तो सिंपली मैंने क्वेश्चन से ही लिया है। दीज वर द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो ध्यान दे सकते हैं, और जो ऐसे ही पढ़कर समझ ले रहे हैं वो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट, लुइस 16। जैसे मैंने बोला कौन से राजा के बारे में हम बात करेंगे, लुइस 16 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किस समय की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस 14 जुलाई 1789 की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये वक्त है। और लुइस 16 वॉज एन ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट के ब्रैकेट में मैंने डाल दिया है बहुत सारी चीज़, वैसे एब्सोल्यूट मैंने यहाँ डाला है। एब्सोल्यूट या ऑटोक्रेट हम किसको बोलते हैं, निरंकुश रूलर। एकदम शुद्ध हिंदी बता रही हूँ। निरंकुश दैट मीन वो राजा जो किसी की ना सुनता हो। इनफैक्ट राजा लोग वैसे ही होते हैं, मोनार्ची जो होती हैं वो वैसे ही होते हैं। लुइस 16 जो थे वो ऑटोक्रेट रूलर थे। एब्सोल्यूट इसलिए बताया जाता है इनको कि सारा पावर इनके हाथ में होता है, ये किसी की कुछ नहीं सुनते। तो एक्चुअली तो लुइस 16 जो थे वो एक ऑटोक्रेट रूलर थे, हु कुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ हिज लग्जरियस लाइफ। वो अपनी जो आरामदायक सी ज़िंदगी थी उससे कुछ भी, किसी भी तरह का वो जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। अभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे, इस बात पे मैं आगे आपको बताऊंगी, थोड़ा ध्यान से देखना शुरू करना। When he ascended the throne, the royal treasury was empty. एक्चुअली यहाँ मैंने आपको क्या बताया कि वो अपनी अच्छी लग्जरियस बहुत आरामदायक लाइफ से कुछ भी जो है कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब उनको उनकी ताजपोशी हुई थी ना 1774 में, उस दौरान जो है उनका जो रॉयल ख़जाना था ना, रॉयल ट्रेजरी दैट मीन जो राजकोष होता है वो एकदम खाली था, वो एम्प्टी, एकदम एम्प्टी था। तो लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। एक्चुअली उनका खजाना क्यों खाली था, ये पॉइंट क्यों कहता है, क्योंकि फ्रांस ना बहुत लंबे टाइम से एक युद्ध लड़ रहा था। वो कौन सा युद्ध लड़ रहा था तो मैं आगे आपको बताती हूँ, पर यहाँ मैं बता दूँ, पता है वो अपने देश के लिए कुछ नहीं लड़ रहा था, वो एक दूसरा कंट्री जैसे दैट मीन उस टाइम पे वो कंट्री नहीं था लेकिन वो आज़ाद होने की कोशिश कर रहा था ब्रिटेन से। उसका नाम क्या है पता है, 13 अमेरिकन कॉलोनीज मैंने दिया है यहाँ, लेकिन थोड़ा नीचे दिया है। जैसे मैंने यहाँ आपको नोट्स में दिया है कि वो जो है 13 अमेरिकन कॉलोनीज से वो लड़ रहे थे। तो आगे मैं जाकर बताऊंगी, अभी बार बार नीचे ऊपर करूंगी ना तो बहुत लंबा वीडियो होने को है। सो आप देखो यहाँ पर मैं आपको क्या दिखा रही हूँ कि ये जो था बहुत लंबे टाइम तक उन्होंने युद्ध किया था। उस दौरान जो है उनका खजाना क्या था, खाली हो गया था, खाली हो गया था। ये पॉइंट तो वही कहता है उनको खजाना खाली मिला था। अब क्यों का जवाब यहाँ दिया कि बहुत लंबे टाइम से वो एक युद्ध लड़ रहे थे। कौन सा युद्ध लड़ रहे थे, तो 13 अमेरिकन कॉलोनीज। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन दूंगी। 13 अमेरिकन कॉलोनीज जो था वो ब्रिटेन उस पर कब्जा किए हुए था, और ब्रिटेन के कब्जे से इसे आज़ाद कराने के लिए ना फ्रांस बहुत सारी उनकी मदद कर रहा था। इनफैक्ट ये बेवकूफ़ फ्रांस, बेवकूफ़ तो नहीं, वो अपने फ़ायदे की बात कर रहा था, वो लोन ले लेकर लड़ रहा था, वो भी दूसरे के लिए। 13 अमेरिकन कॉलोनीज के लिए वो लड़ रहा था, किसके साथ, तो ब्रिटेन के साथ। तो इसकी वजह से जो इसका खजाना था ना एकदम खाली था। बताओ, खजाना तो खाली है और राजा है कि अपनी लग्जरियस लाइफ को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो कैसे पूरा होगा, तो वही पूरा करते हैं। वो ऐसे पूरा होगा कि वो आम जनता पे टैक्स बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से आम जनता को इतना गुस्सा आया था कि उन्होंने ये सब कुछ किया था। और भी वजह थी, आम जनता ही बेचारी खाली टैक्स पे करती थी, अमीर लोग तो उनके यहाँ टैक्स ही नहीं पे करते थे। अब मैं आगे आपको लेके चलूँ, ये है यहाँ पर कि जो फ्रेंच गवर्नमेंट है फाइनली इंक्रीज टैक्सेस टू मीट्स इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस। जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी फाइनली उसने क्या किया, टैक्स को इंक्रीज कर दिया ताकि वो रेगुलर एक्सपेंसेस से मीट कर सके, मिल सके। और ये जो है दैट मीन उनके जो रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं उनको वो जो है कंप्लीट कर सके। क्योंकि मैंने क्या बोला कि इनका खजाना खाली हो गया था। क्यों खाली हुआ था, क्योंकि वो युद्ध लड़ रहे थे, और वो युद्ध लड़ने की वजह से ऐसा हुआ था। तो अब क्या करता फ्रांस, तो फाइनली उसने क्या किया, इंक्रीज कर दिया टैक्स। रेगुलर एक्सपेंस यानी जो उनके रोज के खर्चे थे उसको पूरा करने के लिए वो कहाँ से पैसे लाएंगे, कौन कौन सी चीज़ें थी, तो यहाँ पर मैंने दिया है सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी। क्योंकि ये ब्रैकेट में मैंने दिया है ताकि आप समझ लो कि कौन सा उनका खर्चा था। तो भाई राजा का खर्चा क्या होगा कि उनकी आर्मी को मेंटेन करना, गवर्नमेंट को रन करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को रन करने के लिए भाई मंत्री और बाकी सब होंगे तो उनको आप पैसे तो दोगे, या फिर जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ चल रही है उनको चलाने के लिए तो आपको पैसे चाहिए। तो इन सब खर्चों को पूरा करने के लिए, क्योंकि उनका खजाना खाली था, उन्होंने क्या किया, टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया।
और यही मैं बता दूं डियर, टैक्स जो इंक्रीज़ किया पता है किस पर इंक्रीज़ किया? तो थर्ड स्टेट के लोगों पे। अभी मैं आपको क्लियर करूंगी क्योंकि इसके नेक्स्ट पेज में जो था वो थर्ड स्टेट, फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट की बात थी, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। अभी नेक्स्ट आप देखो ये पॉइंट क्या कहता है। तो द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट्स। फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो कितने स्टेट में डिवाइडेड थी? 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, 3 भाग में उसे बांटा गया था। और ये 3 यानी जैसे हमारी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में क्या होता है, कास्टिज्म होता है ना, कि अपर कास्ट लोअर कास्ट। और कास्ट में भी आपने पढ़ा है ना कि जैसे ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं, शूद्र होते हैं, पढ़ा है ना। तो वैसे ही उनकी सोसाइटी में भी 3 डिवीज़न थे, लेकिन जैसे हमारे यहाँ कास्टिज्म है, उनके यहाँ स्टेटिज्म था। क्या था? स्टेटिज्म। यहाँ वर्ड यूज़ किया है मैंने, आप इसे ही समझो, स्टेटिज्म था। फ्रांस की सोसाइटी यानी फ्रांस में जितने भी लोग थे वो 3 भाग में डिवाइडेड थे। और कौन कौन सा वो भाग था? तो यहाँ पर आप देखो, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे उनको टैक्स देना मना था। दैट मीन जो अमीर थे वो टैक्स नहीं दे रहे थे। थर्ड स्टेट के कुछ लोगों को टैक्स देना था। अब ध्यान से फिर से देखो, फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स बट ओनली मेंबर ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट्स, द क्लेरगी, या सॉरी द क्लेरजी इसे आप बोलोगे क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसे क्लेरगी ही बोलते हैं, बट क्लेरजी आप इसे बोलो, एंड द नोवेल्स वर एग्जम्प्टेड टू पे टैक्सेस। ये जो पहले 2 स्टेट के लोग थे ना, उनको टैक्स देना मना था। अब क्यों मना था? आप देखो उनके लिए, आप एकदम जस्ट इसके सेकंड वाले पेज को देख सकते हो, मैं दिखाती हूँ। आप देख रहे हो ये आपके बुक का जो सेकंड पेज है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, जस्ट वहाँ से मैंने ये लिया है। इनफैक्ट आपके बुक का जो पीडीएफ है उससे मैंने इसे उठाया है। आप देखना शुरू करो। फ्रांस की जो सोसाइटी थी डियर, आप देखो फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट में डिवाइडेड थी। थर्ड में भी आप डिवीज़न ज़्यादा देख रहे हो, ठीक है। पहले तो ये समझ लो, क्लेजी जिन्हें आप कहते हो वो कौन थे? तो जो चर्च के पादरी होते हैं ना, जैसे यहाँ मंदिरों में बहुत से पुजारी जी होते हैं, तो पुजारियों के समूह हुए। और क्लेरजी कौन होते हैं? तो जो चर्च में होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं क्लेरजी। तो क्लेरजी, इसमें जितने भी चर्च में काम करने वाले जितने भी पादरी थे वो लोग। एंड सेकंड है नोबैलिटी, दैट मीन राजा और राजा के आसपास के जितने भी लोग हैं, राजा, राजा के रिश्तेदार, मंत्री और जितने भी लोग हैं वो लोग। तो ये दोनों जो हैं इनको टैक्स नहीं देना था, जबकि यही अमीर थे सबसे ज़्यादा। यही 2 ग्रुप जो था वो सबसे ज़्यादा अमीर था, लेकिन उनके यहाँ का कैसा सिस्टम था कि अमीरों को टैक्स नहीं देना है। पता है क्यों? बाय बर्थ प्रिविलेज। यस, ध्यान से सुनिए, बाय बर्थ प्रिविलेज। उन्हें जन्मजात कुछ फ़ायदे थे, अमीरों के यहाँ पैदा होने के फ़ायदे थे। जैसे इंडियन सोसाइटी में होता है ना कि अपर कास्ट में पैदा हुए लोगों को कुछ फ़ायदा, तो इस तरीके से, हालांकि इंडिया में तो इन चीज़ों को बहुत ही शॉर्ट करने की कोशिश की गई है, कास्टिज़म को। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में स्टेटिज्म था, दैट मीन अमीरों के यहाँ जो पैदा होंगे वही अमीर कहलाएंगे, बाकी किसी को अमीर होने का अधिकार नहीं है। सॉरी, यहाँ मैंने थर्ड स्टेट को भी अंडरलाइन कर दिया, तो थर्ड स्टेट को नहीं अंडरलाइन करना, दिस वन। तो ये जो थे वो रिच थे, ठीक है। और यही जो थे टैक्स इनको नहीं देना था, ये जो थे इनको टैक्स देना था। बट ये दोनों जो थे थर्ड स्टेट में भी, जो ये दोनों लोग थे, ये बेचारे बहुत ही पुअर थे, ठीक है, फिर भी कुछ देते थे। लेकिन ये वाला जो ग्रुप था थर्ड स्टेट का, ये पढ़ लिख चुका था और इन्हें लगता था कि नहीं, इन्हें भी सभी अधिकार मिलने चाहिए और ये भी अमीर बन सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात वहाँ क्या थी कि जो अमीरों के यहाँ जन्मे वही केवल अमीर बनेंगे या वही केवल अमीर कहलाएंगे। अगर ये थर्ड स्टेट में जन्मा हुआ कोई आदमी बहुत अमीर हो भी जाता है तो वहाँ अमीर कहलाने का अधिकार नहीं था। लेकिन टैक्स कौन पे कर रहा था? फिर से मैं थोड़ा क्लीन करूं, टैक्स कौन पे कर रहा था सबसे ज़्यादा? ये थर्ड स्टेट का ये बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट और जितने भी ये लोग थे ये टैक्स पे कर रहे थे। और यहाँ पर इन दोनों की हालत तो और भी ख़राब थी। और इन दोनों में जो है महिलाओं की हालत तो सबसे ज़्यादा बुरी थी वहाँ पे। महिला या एकदम जो ओल्ड पीपल हैं जो कमा नहीं सकते, या फिर छोटे बच्चे जो कमा नहीं सकते, उनकी स्थिति वहाँ पे सही नहीं थी। दैट मीन सही नहीं थी इन द सेंस कि उनको उतना वैल्यू नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि एक्चुअली उनके देश में बाय बर्थ प्रिविलेज था, और बाय बर्थ प्रिविलेज में ये जो जी एंड द नोबैलिटी जो थे, ये सारे ये जो है अमीर थे। अब सोचो इंडिया में क्या होता है, या फिर अभी इंडिया के छोड़ो पूरे दुनिया के कोने में वो लोग टैक्स पे करते हैं जो ज़्यादा कमाते हैं। जो ज़्यादा कमाते हैं वो ज़्यादा पे करते हैं, जो कम कमाते हैं कम पे करते हैं, जो एकदम कम कमाते हैं उन्हें तो पे ही नहीं करना है। लेकिन
अगर वहाँ की बात करें, वेस्टर्न कल्चर की बात करें, तो उनके यहाँ कुछ वैसा ही था कि पेमेंट सॉरी टैक्स आपको पे करना है। कौन सा ग्रुप पे करेगा? तो थर्ड स्टेट, ठीक है। तो ये बड़ा दर्द वाली बात थी। तो जैसे मैंने अभी लास्ट पॉइंट में आपको दिखाया कि क्या दिक्कत थी, कि फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट के लोगों को जो है स्टेटिज्म मिला हुआ था। थोड़ी सी चीज़ मैं और बता दूं, मुझे लगता है कि मैं उतने क्वेश्चंस तक पहुंचूंगी या नहीं। अब जैसे यहाँ थोड़ा सा आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पर क्या है, ये आपके बुक का सेकंड पेज है। 1774 का वक्त है जब लुइस 16 जो है वो बर्बन फैमिली को बिलोंग करते हैं। ध्यान से सुनना, उनकी ताजपोशी होती है। वो उनकी शादी कब हो जाती है? वो जब सिर्फ 20 साल के होते हैं, और उनकी शादी जिनसे होती है वो ऑस्ट्रिया की रहती है। यहाँ पर है, मैं अब उसे एनलार्ज नहीं कर रही हूँ। उनका नाम मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। ये है मारिया एंटोनिएटे, ठीक है। ये उनकी पत्नी का नाम है, उनकी वाइफ का नाम है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ना कि इस वजह से जब उनको राजगद्दी मिली थी तो उनको कैसा मिला था? एम्प्टी ट्रेजर। यही मैंने अभी आपको पॉइंट में बताया है कि जब एक्चुअली उनकी ताजपोशी हुई थी, लुइस 16 जब राज संभालने आए थे, लेकिन चूंकि अपने वो खर्च को कम नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने जो है टैक्सेस बढ़ा दिए थे। किस पे बढ़ा दिए थे टैक्सेस? तो वही जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। किस पे बढ़ाया टैक्सेस उन्होंने? तो यही थर्ड स्टेट के लोगों पे। तो अब थर्ड स्टेट के लोगों को गुस्सा नहीं आएगा कि पहले से ही तो वो टैक्स दे रहे हैं, अब अगर आपके खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं तो आप लोग केवल इंजॉय कर रहे हो बाय बर्थ प्रिविलेज, और टैक्स सिर्फ हम देंगे। इसी वजह से वहाँ इतने लंबे समय से विवाद चल रहा था। आपने देखा ना कि वो रूमर किस दिन उड़ा? तो ये रूमर उड़ा था 1789 के वक्त में, और राजा की ताजपोशी कब हो गई थी? तो 1774 में ही। तो बस ये चीज़ आप इसे ज़रूर पढ़ लेना। जितने सारे पॉइंट मैंने दिए हैं इसमें आपको मिल जाएंगे। ये कर्ज वाली बात जो यहाँ लीवर आपको दिखा रही हूँ ये, और कुछ टैक्सेस की जो बात दिखा रही हूँ वो सारी चीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगी। टैक्सेस वाली चीज़, ये जो स्टोरी है ये तो मैं नहीं दे पाऊंगी आज के वीडियो में, लेकिन हाँ आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, लेकिन आगे के वीडियो में मैं दूंगी। चलो फिर चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। यस डियर, अब मैं आपको यहाँ लेकर आ गई हूँ इस क्वेश्चन आंसर वाले पेज पे। यहाँ मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे उनको टैक्स नहीं देना था, वो एग्जम्प्टेड थे, दैट मीन उनको छूट मिली हुई थी। तो इस वजह से थर्ड स्टेट के लोगों को क्या आया? गुस्सा आया, और इसी वजह से ये फ्रांस में क्रांति हुई, जो कि 14 जुलाई 1789 को शुरू हुई थी एक रूमर से, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन आंसर था। अब यहाँ पर जो मैंने नोट दिया है वो एक बार आप ध्यान से देखना। नोट मैंने क्यों बनाया है, जानना ज़रूरी है आपके लिए। जैसे मैंने अभी बोला ना कि राजा ने जब राजगद्दी संभाली थी तो उनका खजाना खाली था। तो क्यों खजाना खाली था? तो इस तरह से एडेड खजाना खाली होने की वजह मैं यहाँ दे रही हूँ। दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द एक्स्ट्रा विजेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सलीज। एक तो वहाँ पर मैंने जगह का नाम बताया था बेस्ली, ये दूसरी जगह का नाम है वर्सली, ठीक है, पैलेस ऑफ वर्सली। जैसे मैंने बोला कि मैप वर्क में ये काम आएगा, और हालांकि मैप जब बताऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी ये सारी चीज़। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो था कॉस्ट जो था मेंटेन करने का आर्मी का, वो बहुत ज़्यादा था। कोर्ट के जितने खर्चे थे वो बहुत ज़्यादा थे। दूसरी चीज़, लुइस 16, अब यहाँ ध्यान से सुनना कि लुइस 16 जो फ्रांस के रूलर थे, हेल्प द 13, ये कंट्री का नाम है, ठीक है। 13 ध्यान से देखना, द 13 अमेरिकन कॉलोनीज, एक साथ इतने सबको एक साथ आप बोलोगे, आता है ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में कि किस कंट्री की मदद की थी, किसकी मदद करने की वजह से लुइस 16 का खजाना खाली हो गया था। तो यही था, 13 अमेरिकन कॉलोनीज की उन्होंने हेल्प की थी। किस लिए? ताकि वो आज़ादी प्राप्त कर सकें। किससे? ब्रिटेन से। दैट मीन ब्रिटेन और फ्रांस आपस में तो दुश्मन थे ही, ये तो आपको याद ही है। इंडिया की वजह से इनकी दुश्मनी बढ़ गई थी, क्योंकि इंडिया में पहले फ्रांस था, और फ्रांस को भगाकर या फिर हटाकर ब्रिटेन ने अपना कब्जा किया था। तो फ्रांस हमेशा से ही फ्रांसीसी जो थे वो चिढ़ते थे ब्रिटिश से, तो एक तरह से वो बदला लेना भी चाहते थे। तो इस बहाने 13 अमेरिकन कॉलोनी कोई उनका खुद का तो कंट्री था नहीं, लेकिन उसकी मदद करने के लिए उन्होंने ब्रिटेन से लड़ाई की और इसमें अपना सारा खजाना खाली कर दिया। अब कुछ समझो कि वो कर्ज ले लेकर लड़ रहे थे। कितना कर्ज ले लेकर लड़ रहे थे? तो सेकंड पेज जो मैंने दिखाया ना उसे आप रीड करना, उसमें मिल जाएगा। वहीं से मैंने ये पॉइंट दिया है आपको। द वॉर एडेड मोर देन $1 बिलियन टू डेट, ये डेट है, पी नहीं है, ठीक है।
सॉरी, ये मेरी टाइपिंग मिस्टेक है डियर, दिस इज डी, डी ई, सॉरी, नहीं ये बी है, सॉरी, इट्स नॉट डी, इट्स बी। पी जो आपको दिख रहा है ना, इसे आप बी कर लेना। डेट क्रेडिट नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन द लोन। पता है 13 अमेरिकन कॉलोनीज की मदद करने के लिए लुइस 16 ने जो है वो लोन लिया था, और अब उस लोन पे उनको और भी 10% जो है इंटरेस्ट देना पड़ता था। तो बताओ, ये तो बेवकूफ़ी है ना। दूसरे की मदद करने के लिए उन्होंने अपना सारा खजाना खाली कर दिया, और जब खजाना खाली हो गया तो उसके एक तरह से अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उन्होंने थर्ड स्टेट पे टैक्स बढ़ा दिया। तो बढ़ाने की बात सोची, बढ़ा तो क्या दिया, बढ़ा नहीं पाए, आगे स्टोरी में पढ़ोगे उसी समय तो ये सारी घटनाएं हो गई। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना बड़ा करने वाली हूँ ये वीडियो को, लेकिन हो रहा है दिया। वाई फर्स्ट टू स्टेट्स क्लेगी, या फिर जो नबल्स जिसको मैंने आपको दिखाया सेकंड पेज पे, क्यों ये जो दो स्टेट के लोग थे वर एग्जम्प्टेड टू पे टैक्सेस इन फ्रांस। क्यों इन दो वर्ग के लोगों को, जो मैंने वो डायग्राम दिखाया ना, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, तो क्यों उन्हें मना था? तो आंसर है बिकॉज, अब इतना तो ऐड कर रही हूँ, बिकॉज दे बिलोंग टू प्रिविलेज क्लासेस। क्योंकि वो प्रिविलेज क्लासेस को बिलोंग करते थे। प्रिविलेज क्लासेस के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो बाय बर्थ प्रिविलेजेस, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जन्मजात जो है उन्हें सुविधाएं मिली हुई थी कि अमीरों के यहाँ पैदा हुए लोग जो हैं वो टैक्स नहीं पे करेंगे। तो इस वजह से ये क्लेर्जी एंड नोबल्स को, ये क्लेर्जी ही आप पढ़ना, क्लेर्जी एंड नोबल्स जो थे वो उन्हें टैक्स नहीं देना था। नेक्स्ट पॉइंट इसी का, thus the burden of financing activity of the state through taxes was carried by the third state only। अब समझो कि थर्ड स्टेट के लोगों को ही टैक्स देना है, बाकी फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट के लोग तो टैक्स देंगे ही नहीं। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो अमीरों के यहाँ पैदा हुए हैं, इसलिए उन्हें ये अधिकार है कि वो कुछ भी टैक्स ना, यानी वो अमीर हैं और अमीर होते वो जाएंगे। तो ये कैसी विचित्र सी बात थी, तो थी ना गुस्सा आने वाली बात, लेकिन हाँ इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, and this is which group of French society benefited from the French Revolution। कौन सी वो सोसाइटी थी फ्रांस की जिनको कि इससे फ़ायदा हुआ था या फ्रेंच के रिवोल्यूशन से फ़ायदा हुआ था? तो आंसर है द वेल्दी क्लास ऑफ द थर्ड स्टेट। जो अमीर थे, कौन से, यानी ये जो पता है, ये जो क्रांति हुई, ये जो रूमर उड़ा, जो आपको मैंने बताया कि 14 जुलाई 1789 को आम जनता जो थी वो एक तरह से फोर्ट्रेस पे उन्होंने हमला कर दिया और वहाँ के हथियारों को लूट लिया और एक तरह से राजा के अगेंस्ट खड़े हो गए, खुद का एक सेना बना लिया। तो पता है इससे सबको फ़ायदा नहीं हुआ। थर्ड स्टेट में भी वो जो पहला बॉक्स मैंने आपको दिखाया था ना अमीरों वाला, थर्ड स्टेट में मैंने आपको क्या दिखाया, 3 बॉक्स दिखाए थे, जिसमें जो फर्स्ट वाला बॉक्स है जिसमें बिजनेसमैन और बाकी सब लोग थे, तो उनको सिर्फ इसका फ़ायदा हुआ था। तो आप ध्यान से देखना, वेल्दी क्लासेस ऑफ द थर्ड स्टेट विच केम टू बी नोन एज द न्यू मिडिल क्लास, ध्यान से देखना, न्यू मिडिल क्लास वो के नाम से वो जाने जाते थे। फ्रेंड्स बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम द रिवोल्यूशन। तो ये जो वेल्दी क्लास के लोग थे, वो जो थर्ड स्टेट के, जो थर्ड स्टेट में मैंने क्या दिखाया था, 3 ग्रुप दिखाया, 3 ग्रुप दिखाया। तो ये वाला फर्स्ट ग्रुप किसका था, तो जिसमें बिजनेसमैन, पढ़े लिखे लोग जो थे, एजुकेटेड लोग जो थे, लॉयर्स, इंजीनियर्स, इस ग्रुप में जो लोग थे। तो सबसे ज़्यादा ये जो लड़ाई शुरू हुई ना 1789 की, इसमें सबसे ज़्यादा सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा हुआ, इन दोनों को अभी भी फ़ायदा नहीं हुआ। इन दोनों की कहानी भी आगे आपको देखनी है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है। देखती हूँ, पहले कभी कभी सोचती हूँ कि केवल चैप्टर ही रीड करा दूँ, चैप्टर ही समझा दूँ, फिर लगता है कि नहीं चलो साथ साथ मैं क्वेश्चन आंसर्स भी पुट करूँ। तो अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो कि क्वेश्चन आंसर्स के साथ बताऊँ या फिर मैं पूरे चैप्टर को ही एक बार आपको डील कर दूँ। अब देख रहे हो यहाँ, दैट मीन ये वाला क्वेश्चन से मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की कि फ्रेंच सोसाइटी का जो ये रिवोल्यूशन था उससे थर्ड स्टेट के सिर्फ अमीरों को फ़ायदा हुआ, यानी वो फर्स्ट वाला जो ग्रुप था उससे फ़ायदा हुआ। अब यहाँ पर मैं आपको फिर से ये समझा रही हूँ कि ये जो मैंने बॉक्स बना के समझाने की कोशिश की ना, तो ये फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से लोग थे, तो ये वाले लोग थे। देखना आप शुरू करो, फिर से इसे मैंने नोट 2 डाल दिया है केवल समझने के लिए। इस ग्रुप में, यानी ये थर्ड स्टेट के जो वेल्दी क्लास थे, इसमें कौन कौन से लोग थे, दिस ग्रुप कंप्राइज्ड ऑफ द बिग बिजनेसमैन, पेटी ऑफिसर्स, जो ऑफिसर्स थे वहाँ के, लॉयर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, ट्रेडर्स,
तो ये वो लोग थे, अमीर लोग थे। प्रीवियसली दीज पीपल्स हैड टू पे स्टेट टैक्सेस। तो पहले यही लोग जो थे स्टेट का टैक्स पे करते थे, एंड दे डिड नॉट एंजॉय द इक्वल स्टेटस। यही बेचारे टैक्स पे करते थे और इन्हीं को कोई अधिकार नहीं था, किसी भी तरह का अधिकार नहीं मिला हुआ था। बट आफ्टर द रिवोल्यूशन दे बिगन टू बी ट्रीटेड इक्वली विद द अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ध्यान से रखना कि ये जो 1789 की क्रांति हुई ना, इसके बाद इनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलने लगा। सिर्फ इनको, दैट मीन ये जो थर्ड स्टेट की जो 3 ग्रुप में लोग बटे हुए थे ना, तो केवल इनको केवल फ़ायदा मिलने लगा, और बाकी जो नीचे के 2 ग्रुप थे उनको कोई फ़ायदा मिलना वहाँ शुरू नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टॉपिक से रिलेटेड है। विच ग्रुप वर फोर्स टू रिलिंक्विश, अंडरलाइन कर सकते हो, हालांकि ये वर्ड अगर आपको टफ लगे तो मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, गिव अप करना या डिस्कार्ड करना या रिजेक्ट करना। यानी ये जो फ्रांस में क्रांति हुई 1789 में, तो किस ग्रुप को फोर्स किया गया कि वो जो है अपने पावर को छोड़ दे? तो सिंपली अमीरों को, क्लेरजी एंड नोबेलिटी को, यानी फर्स्ट टू स्टेट के लोगों को क्या कहा गया कि आप अपने अधिकार छोड़िए, सारे अधिकार आप ले रहे हैं तो वो अधिकार आप छोड़िए। आंसर है, हालांकि इसका आंसर बस इतना ही काफ़ी है। फर्स्ट स्टेट के वो लोग थे। अगर स्टेट पूछा जाए कि कौन से स्टेट के लोग को ये फ़ायदा मिला था, या फिर सॉरी कौन से स्टेट को कहा गया, के लोगों को कहा गया था कि वो अपने पावर को छोड़ दें, तो फर्स्ट स्टेट के लोगों को कहा गया था। उसमें कौन कौन से लोग आते थे? तो क्लेजी एंड नोबेलिटी आते थे। अब यहाँ पर देखिए कि क्या क्या अधिकार उन्हें छोड़ना पड़ा था 1789 के युद्ध के बाद, क्या क्या अधिकार छोड़ना पड़ा था, तो वो मैं आपको बता दूं। और यही मैं आपको बता दूं कि इतनी सारी घटनाएं घटी हैं कि फाइनली जो राजा थे ना, लुइस 16 थे ना, उनको एक तरह से मार डाला, एक तरह से क्या मार डाला गया था, एक्सक्यूट कर दिया गया था सरेआम। अब यहाँ से देखो कि ये जो, यानी जो अमीरों को कौन कौन से अधिकार छोड़ने के लिए कहा गया इस क्रांति के बाद, तो द अबॉलिशन ऑफ फिडुअल सिस्टम। फिडुअल सिस्टम मैं बता दूं, वही गुलामी प्रथा होती है। अब गुलामी थे ना कि थर्ड स्टेट के लोगों को केवल टैक्स पे करना है, कुछ ऐसे पिक्चर्स भी हैं आपके बुक में जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहला तो ये था कि भाई ये सारी जो चीज़ चल रही है ना कि थर्ड स्टेट के लोग आपकी गुलामी करेंगे, आपको टैक्स पे करेंगे, तो उसको हटा दीजिए। यहाँ ब्रैकेट में मैंने थोड़ा सा डाला है कि ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। तो अबॉलिशन यानी पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, धो देना, साफ कर देना, हटा देना। द अबॉलिशन ऑफ फेडरल सिस्टम, द क्लेजी एंड द नोबिलिटी केम ऑन द सेम लेवल विद द मिडिल क्लास। यहाँ पर अच्छा होता मैं डाल देती न्यू मिडिल क्लास, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हीं को हुआ था। तो अच्छा, न्यू मिडिल क्लास पता है क्यों बोल रहे हैं उन्हें? वो थर्ड स्टेट के जो बिजनेसमैन, यहाँ जो मैंने आपको अभी दिखाया ना, थर्ड स्टेट के ये सारे लोग जो हैं, ये बिजनेसमैन, पीटी ऑफिसर्स, लॉयर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, इनको पता है न्यू मिडिल क्लास क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये नए नए अमीर बने थे। नए नए अमीर क्यों बने थे? क्योंकि इन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी और कमाने के बहुत से सोर्स मिल गए थे। इसके लिए मैंने 8th स्टैंडर्ड में बहुत सी स्टोरी आपको बताई है कि क्यों ब्रिटिश या फ्रांसीसी हमारे यहाँ आए थे। तो वही लोग आए थे जिनको अपने देश में पूरा अधिकार नहीं था काम करने का, तो वही लोग निकले थे बाहर, और वो लोग ही ऐसे देशों में जाकर जो है अपने इंटेलिजेंट को या इंटेलिजेंस जो भी उनके पास अवेलेबल था उसको वो इस्तेमाल कर रहे थे। एनीवेज, अब यहाँ देखो कि उनको सेकंड पावर से किससे गिव अप करना था? दे वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। उन्हें फोर्स किया गया कि उन्हें जो भी प्रिविलेजेस है, यानी वो अमीरों के यहाँ पैदा हुए हैं इसलिए उन्हें जो अधिकार मिला है उनसे उन्हें हाथ धोना पड़ेगा। दैट मीन अब उन्हें वो फ़ायदा नहीं मिलेगा जो अब तक मिल रहा था, यानी 1789 के पहले तक जो फ़ायदा मिल रहा था कि भाई वो लोग तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ टैक्स नहीं देंगे, कुछ नहीं होगा, सारा उन्हें ही, सब बाकी लोग जो गरीब लोग हैं वो लाकर पैसे जमा करेंगे, तो ये सारी चीज़ से उन्हें जो है गिव अप करना था, हटा देना था। देयर एक्सिक्यूटिव पावर वर ऑल्सो टेकन अवे फ्रॉम देम। उनके जो एक्सिक्यूटिव पावर थे ना राजपाट संभालने के, वो भी उनसे ले लिए गए। किन से ले लिए गए? अमीरों से। कौन से अमीर? तो यही फर्स्ट स्टेट के जो अमीर थे, कौन से? क्लेरजी एंड नोबिलिटी से ले लिए गए। हालांकि इतनी आसानी से लिया नहीं गया क्योंकि बहुत बड़ी घटना है इसमें। Next and last question of this video. Which section of society would have been disappointed with the outcome of revolution? कौन से वो लोग थे जो डिसअपॉइंटेड थे आउटकम ऑफ द रिवॉल्यूशन से, कि भाई वो जो क्रांति हुई है, यानी जो 1789 की क्रांति हुई, उससे कौन से लोग डिसअपॉइंटेड थे? तो थर्ड स्टेट के वो दो लोग या वो दो ग्रुप जो अभी मैंने फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आपको बताया, जिन्होंने नहीं देखा
एकदम फिर से आप जाइए, क्योंकि वहाँ पर फिर मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि वीडियो में अगर बार-बार मैं उन चीज़ों को डालूँगी ना तो वो अपलोड होने में भी परेशानी होती है, और आप लोग भी जब एक्सेस कर रहे होगे तो आपको भी परेशानी होगी। तो वहाँ पर आप जाकर बैक जाकर देखना, वहाँ पर जो थर्ड स्टेट का जो नीचे का जो 2 ग्रुप था, वो बेचारे एकदम डिसअपॉइंटेड थे। उनको कुछ भी अधिकार नहीं मिला था। इसमें कौन से लोग थे? तो फीमेल्स ही, एज ओल्ड लोग थे जो कुछ काम नहीं कर रहे थे, वो लोग थे, बच्चे भी थे। अब देखो, these sections of the society have been disappointed with the outcome of revolution। revolution का जो रिजल्ट निकला, उसमें सबसे फायदा जो थर्ड क्लास के जो अमीर लोग थे, बिजनेसमैन, टीचर्स, डॉक्टर्स, उनको ही मिला था। अब पॉइंट आप देखो, द पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, दैट मीन्स समाज के जो एकदम लोअर लेवल के लोग थे, जो स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स, सर्वेंट्स, डेली वेजर्स थे, वुड हैव बिन डिसअपॉइंटेड, वो बेचारे बड़े ही डिसअपॉइंट हुए थे विद द आउटकम ऑफ रिवोल्यूशन। इस रिवोल्यूशन के आउटकम से वो बड़े ही परेशान हुए थे। वुमेन ऑल्सो वुड हैव बिन हाईली डिसकंटेंटेड। वुमेन्स जो थी वो बहुत ही डिससेटिस्फाई थी। डिसकंटेंटेड के लिए मैंने यहाँ लिख दिया, जिनको वो टर्म भारी लगे, डिससेटिस्फैक्शन। जो महिलाएं थी वो तो बहुत ही असंतुष्ट थी। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इसमें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आप ध्यान से पढ़ रहे होगे। इनफैक्ट मैं बताऊं कि लॉकडाउन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं सोचती थी कि क्लासेस में ऑफलाइन ही इसे पढ़ाया जाए तो वो बहुत ही बेहतर होता, क्योंकि आप कुछ क्वेरी कर पाते और मैं उन क्वेरी को सेटिस्फाई कर पाती। बट एनीवेज, चलो आज के लिए काफ़ी है। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे डियर।